प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है एंजाइम का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। बीएससी थर्ड ईयर का ये टॉपिक है विद्यार्थियों। पिछले कुछ वीडियो में हमने एंजाइम के बारे में जाना था, एंजाइम का सामान्य परिचय, वो किस प्रकार से कार्य करते हैं, यानी उनका मोड ऑफ एक्शन। अब हम जानते हैं कि एंजाइम का वर्गीकरण किस प्रकार से कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, विक्रम के अंतर्राष्ट्रीय आयोग यानी इंटरनेशनल कमीशन ऑन एंजाइम ने जैव रसायन अंतर्राष्ट्रीय संघ यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी IUB के दिशा निर्देशानुसार विक्रम के मानक वर्गीकरण एवं नामकरण को अपनाया है। इस पद्धति के अनुसार विक्रम को उनके द्वारा उत्प्रेरित रासायनिक अभिक्रियाओं के आधार पर 6 समूहों में विभाजित किया गया है। हर विकार में उसके द्वारा अभिकृत क्रियाधार के नाम में एज प्रत्यय लगाया जाता है, जो उसके द्वारा उत्प्रेरित अभिक्रिया के प्रकार का वर्णन करता है। तो ये तो हम पहले जान चुके हैं कि जो एंजाइम होते हैं उनको हम उनके नाम के अंत में एज प्रत्यय लगाकर उनका नाम लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एंजाइम किस प्रकार की अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं, इसके आधार पर 6 समूहों में बांटा गया है। आप अपने मोबाइल पर ये देख पा रहे हैं। ऑक्सीडो रिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेजेज, लाइजेज, आइसोमरेज और लाइगेजेज। हम इनके बारे में एक एक के बारे में अध्ययन करेंगे, लेकिन उससे पहले कि इस प्रकार इनका नामकरण और वर्गीकरण करने से क्या लाभ होता है, क्या एडवांटेज हैं। तो विद्यार्थियों, IUB यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी द्वारा निर्देशित विक्रमों का वर्गीकरण काफ़ी विशिष्ट है तथा विक्रम को एक अनुक्रम द्वारा नामित करना इसकी विशेषता है, यानी विक्रम को एक सीरियल के द्वारा नाम दिया गया है। इस वर्गीकरण से यह पता चलता है कि कौन सी अभिक्रिया उत्प्रेरित हुई है तथा उसकी प्रकृति क्या है। इस वर्गीकरण का सबसे महत्वपूर्ण जो महत्व है, लाभ है, वो ये है कि इससे हमें ये पता लग जाता है कि कौन सी अभिक्रिया उत्प्रेरित हुई है। वह ऑक्सीकरण है या जल अपघटनीय अभिक्रिया है या उसमें किसी पदार्थ का अपचयन हुआ है। इस पद्धति में नए खोजे गए विक्रमों को समाहित करने तथा उन्हें अनुक्रम देने की आसान व्यवस्था है, यानी जो नए एंजाइम इसमें खोजे जाएंगे उनको भी इसमें ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। यदि नए वर्ग, उपवर्ग अथवा उपवर्ग बनाने की आवश्यकता हो तो ये तालिका में पहले से उपस्थित वर्ग, उपवर्ग अथवा उपवर्ग को बिना बदले समावेशित किया जा सकता है। तो ये इसके कुछ लाभ हैं। अब हम एक एक एंजाइम का जो समूह है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले है ऑक्सीडो रिडक्टेज। ऑक्सीडो रिडक्टेज वर्ग में उन विकिरणों को रखा गया है, यानी उन एंजाइम को रखा गया है बच्चों, जो उपचयन अपचयन अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं। यानी उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीकरण, यानी ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं में काम आने वाले जो एंजाइम हैं उनको किस समूह में रखा गया है विद्यार्थियों? ऑक्सीडो रिडक्टेज में रखा गया। ऑक्सीडो यहाँ ऑक्सीडेशन से लिया गया है, ऑक्सीकरण से, और रिडक्टेज रिडक्शन अपचयन से, और एज प्रत्यय इसमें जोड़ दिया गया है। अर्थात ये कोशिका शोषण से संबंधित होते हैं, यानी शोषण से संबंधित एंजाइम ऑक्सीडो रिडक्टेज श्रेणी में आएंगे। इस वर्ग में डिहाइड्रोजिनेज एवं ऑक्सीडेज विक्रमों को सम्मिलित किया गया है। डिहाइड्रोजिनेज के अंतर्गत सक्सीनेट, मैलेट, ग्लूटामेट, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज आते हैं। यह NAD एवं NADP जैसे हाइड्रोजन ग्राही विक्रमों के साथ सम्मिलित होकर ऑक्सीकरण में भाग लेते हैं। तो सीधी सी बात यह है कि इस प्रकार की जो ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं होती हैं, और श्वसन में ऑक्सीकरण अपचयन ही होता है, तो ऑक्सीकरण अपचयन में जो एंजाइम भाग लेंगे वो किस समूह में आएंगे? ऑक्सीडो रिडक्टेज में आएंगे। जैसे अल्कोहल प्लस NAD, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। तो यहाँ पर अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम है। इससे एल्डिहाइड या कीटोन बनता है और NADH और H+ आयन निर्मित हो जाता है। दूसरे प्रकार के एंजाइमों का समूह है ट्रांसफरेज। ट्रांसफ़र का मतलब होता है स्थानांतरण। तो इस प्रकार के विभिन्न समूहों को स्थानांतरित करते हैं, जैसे किसी दाता अणु क्रियाधार से ग्राही अणु को एक कार्बन समूह अथवा फॉस्फेट समूह का स्थानांतरण। यानी जब ऐसी अभिक्रिया जिसमें कुछ पदार्थों, कुछ अणुओं या कुछ आयनों का स्थानांतरण हो जाता है तो वो स्थानांतरण अभिक्रिया कहलाती है।
और स्थानांतरण अभिक्रिया में जो एंजाइम भाग लेंगे वो ट्रांसफेरेज होंगे। जैसे AB+C, तो यहाँ पे AC+B हो गया, तो B का स्थानांतरण यहाँ C के द्वारा कर दिया गया है। ये कौन सी अभिक्रिया है? स्थानांतरण, ट्रांसफर रिएक्शन है। तो इसमें जो एंजाइम काम में आएंगे वो क्या होंगे? ट्रांसफेरेज होंगे। जैसे ग्लूटामिक अम्ल और ऑक्सलोएसिटिक अम्ल है, तो यहाँ पर अल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल किसके द्वारा स्थानांतरित हो जाता है? एस्पार्टेट एमिनो ट्रांसफेरेज एंजाइम की उपस्थिति में। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें पदार्थों का स्थानांतरण या ट्रांसफर अभिक्रियाएं होंगी और इनमें काम में आने वाले एंजाइम ट्रांसफेरेज होंगे। हाइड्रोलेजेज, जल अपघटन हाइड्रोलाइसिस को कहते हैं। तो जो एंजाइम जल अपघटनीय अभिक्रियाओं में भाग लेंगे उनको हाइड्रोलेजेज कहेंगे। इस वर्ग में उन विकरों को सम्मिलित किया गया है जो कि विभिन्न जल अपघटनीय हाइड्रोलाइटिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं, जिसमें जल का अणु योजित होता है। जल अपघटन, जब जल का अणु जुड़ जाए तो वह अभिक्रिया जल अपघटनीय अभिक्रिया हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन कहलाती है, और वह अभिक्रिया जिस एंजाइम के सानिध्य में होगी वो एंजाइम हाइड्रोलेजेज होंगे। इस समूह के विकर एस्टर सहलगनता ग्लाइकोसिडिक बंध एवं पेप्टाइड बंध का जल अपघटन करने में प्रयुक्त होते हैं। जैसे AB+S2, यहाँ पे बच्चों जल जुड़ रहा है। जब भी किसी अभिक्रिया में जल योजन होता है, जल जुड़ता है, तो वह जल अपघटनीय अभिक्रिया है, क्योंकि उसमें जल का अपघटन हो जाता है। अब यहाँ पर जल H और OH में टूट जाता है, H A के साथ जुड़ जाता है और OH आयन B के साथ जुड़ जाता है। जैसे C12 है, H22O11+S2, सुक्रेज या इन्वर्टेज, ये हाइड्रोलेजेज एंजाइम हैं। तो यहाँ पे ग्लूकोज के 2 अणु निर्मित होते हैं। चौथे एंजाइम है लाइजेज एंजाइम। यह विकर द्विबंधों में किसी समूह के संयोजन को उत्प्रेरित करते हैं अथवा इसका विपरीत प्रभाव भी होता है। इस वर्ग में डी कार्बोक्सिलेज, एल्डोलेज इत्यादि सम्मिलित होते हैं। जैसे डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम है, एल्डोलेज एंजाइम है, ये किस में आते हैं? लाइजेज एंजाइम में। इसके द्वारा कोई समूह जुड़ सकता है या हट सकता है। किसी समूह का जुड़ना या हटना लाइजेज एंजाइम के द्वारा होता है। जैसे फास्फाइनोल पायरुविक अम्ल है, कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ जाती है, ऑक्सलोएसिटिक अम्ल का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया किसकी है? C4 साइकिल की है विद्यार्थी, है ना। तो वहाँ पे फॉस्फोइनोल पायरुविक कार्बोक्सिलेज एंजाइम, PEPC का मतलब यहाँ पर फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, क्योंकि यह कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ रही है या कई बार हट भी सकती है। जैसे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, एल्डोलेज है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट प्लस ग्लिसराइड 3 फॉस्फेट समूह यहाँ से हट रहा है। तो किसी समूह का जुड़ना या हटना लाइजेज एंजाइम की उपस्थिति में होता है, जिसमें डिकार्बोक्सिलेज, एल्डोलेज इत्यादि एंजाइम आते हैं। आइसोमरेज, आइसोमर का मतलब होता है बच्चों समावयवी, और आइसोमरेज एंजाइम समावयवीकरण में प्रयुक्त होते हैं। इस वर्ग के विकर समावयवीकरण यानी आइसोमराइजेशन में, इसमें एपीमरेज, आइसोमरेज व अन्य विकर सम्मिलित हैं। जैसे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट किसका समावयवी है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का। तो जब एक पदार्थ अपने समावयवी में बदल जाता है तो वह अभिक्रिया समावयवीकरण कहलाती है, और इसमें जो एंजाइम भाग लेंगे विद्यार्थियों वो आइसोमरेज एंजाइम होंगे। अंतिम है लाइगेज। हाँ, अंतिम जो एंजाइम है लाइगेज, ये विकर उन अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं जिनमें 2 अणुओं यानी कार्बन कार्बन, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन सल्फर या कार्बन ऑक्सीजन के जुड़ने के साथ एटीपी अथवा अन्य ट्राइफॉस्फेट अणुओं का विघटन भी होता है। जैसे थायोकाइनेज, डीएनए पॉलीमरेज आदि ये इसका उदाहरण है। जैसे एस्पार्टिक अम्ल के साथ NH3 जुड़ जाता है और एटीपी भी जुड़ रहा है। यहाँ पर एटीपी
एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट और 2 फॉस्फेट में विभक्त हो रहा है। तो ये एंजाइमों का वर्गीकरण था विद्यार्थियों। आज के लिए इतना ही। आशा है आपको ये वीडियो समझ आया होगा। धन्यवाद।